जय हिंद बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो बच्चों, जैसा कि आपको वीडियो को देखकर ही लग रहा होगा कि आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है राजा, किसान और नगर, इसका ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जिसमें मैंने लगभग 70 से 80 क्वेश्चन के बीच जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को मैंने चुना है। और याद रखिए, इससे बाहर का ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा। आपको अगर ये ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं तो पक्का है कि आपको इस चैप्टर से जो हर साल 5 से 10 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, इधर मान के रखिए कि 5 से 10 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। और आप अगर ये वीडियो को देख लेते हैं तो 100% 5 से 10 नंबर का जो आपका ऑब्जेक्टिव का तैयारी है इस चैप्टर का, वह हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। 15 से 20 के बीच कुछ भी रहेगा उतने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसीलिए ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले आप लोग कृपया जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग मोटिवेट हो और हम लोगों का इच्छा और भी जोर से उत्साह के साथ वीडियो बनाने का रहे और हम आपको और भी अच्छी तरह से वीडियो बनाकर प्रोवाइड कराएं ताकि आप लोग एग्जाम में बेहतर नंबर ला सके। तो ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कनिष्ठ का राज्यारोहण कब हुआ, यानी कनिष्ठ जो है वह गद्दी पर कब बैठे। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों क्योंकि 2021 में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, कनिष्ठ का राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ था। 78 ईस्वी में कनिष्ठ का राज्यारोहण हुआ था बच्चों, और समय है मतलब 14 या 15 साल के आसपास के होंगे। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि उनका वह जो गद्दी पर बैठे थे कनिष्ठ, तो वो कौन सा ईयर था बच्चों, वह था 78 ईयर्स। 78 ईयर्स मतलब ईस्वी था, सन 78 था वो। जैसे भी सन 2025 चल रहा है, वह सन 78 था। याद रखिएगा इस चीज को। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। अगला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2013 और 2016 में पूछा बच्चों, वह क्वेश्चन क्या है, वह क्वेश्चन है किस भारतीय शासक को नेपोलियन कहा गया है। देखिए, नेपोलियन यूरोप के शासक थे और यूरोप के ऐसे शासक थे जिन्होंने कभी हार नहीं माना, हमेशा अपने क्षेत्र का विस्तार किया, हमेशा युद्धों को जीता और हर युद्ध में बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए वह आगे बढ़े। वैसे ही हमारे देश के एक राजा थे गुप्त वंश के, जिसका नाम था समुद्रगुप्त। ठीक है बच्चों, क्या नाम था, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने भी अपने साम्राज्य को, नेपोलियन ने जिस तरह यूरोप में अपने साम्राज्य को फैलाया था, जस्ट उसी तरह समुद्रगुप्त ने इंडिया में अपने साम्राज्य को फैलाया और अपने साम्राज्य को काफी मजबूती प्रदान की। इसीलिए हम लोग समुद्रगुप्त को यूरोप का भारत का नेपोलियन कहते हैं। और याद रखिएगा, नेपोलियन को यूरोप का समुद्रगुप्त भी कहा गया है। समझ गए बच्चों। और ये क्वेश्चन 13 और 16 में पूछा गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चों कि प्रयाग प्रशस्ति, जिसको हम लोग इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, यह एक अभिलेख है। प्रयाग प्रशस्ति और इलाहाबाद प्रशस्ति दोनों एक ही चीज। अभी आपको मालूम है, प्रयाग को प्रयागराज भी कहा जाता है। तो प्रयागराज पुराना नाम था, बीच में उसका नाम चेंज करके इलाहाबाद हुआ और फिर वापस से अभी प्रयाग हो गया है। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, यह क्वेश्चन पूछा गया। प्रयाग प्रशस्ति की रचना या इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन थे, यह क्वेश्चन पूछा गया है 2013, 2015, 2017 और 2020 में। ठीक है बच्चों, तो देखिए ऑप्शन दिया गया कालिदास, वानभट्ट, हरिसेन, पतंजलि। तो याद रखिए, जो प्रयाग प्रशस्ति या फिर इलाहाबाद प्रशस्ति जो भी बोलिए, इसको जो लिखवाया था, इसको खुदवाने वाले लिखवाने वाले कौन थे बच्चों, हरिसेन थे। और हरिसेन ना गुप्त वंश के जो समुद्रगुप्त थे, उस समुद्रगुप्त के दरबार में मंत्री थे और साथ ही साथ वह कवि भी थे बच्चों। मंत्री और कवि दोनों थे हरिसेन। इसीलिए हरिसेन का जो गुप्त वंश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि ये जो इलाहाबाद प्रशस्ति है, इसके रचनाकार, इसको लिखवाने वाले, ये एक शिलालेख है। इलाहाबाद प्रशस्ति एक शिलालेख है जो कि बड़े पत्थर पे लिखा गया है। उस शिलालेख को लिखवाने वाले कौन है बच्चों, हरिसेन है। ठीक है, इलाहाबाद प्रशस्ति या फिर प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है, उसको लिखवाने वाले कौन है,
तो समुद्रगुप्त के मंत्री और कवि हरिसेन है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा, 13 में, 15 में, 17 में और 20 में। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी? क्या बच्चों? महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि महाजनपद कितने थे बच्चों? 16 थे। इस 16 महाजनपदों में सबसे ताकतवर कौन था बच्चों? मगध था। इस चीज को याद रखिएगा, सबसे ताकतवर कौन था? मगध था। लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब हमारा क्या होगा? टोटल कितने महाजनपद थे बच्चों? 16 महाजनपद थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? सभी महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था बच्चों? तो हम लोगों ने अभी देखा कि सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध था। मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था बच्चों, तो आंसर होगा डी नंबर। क्यों मगध शक्तिशाली महाजनपद था? क्योंकि मगध जो थी, इसके दो राजधानी थे। पहला राजधानी बना था राजगिरी, जो तीनों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ था और सुरक्षा की दृष्टि से काफी मजबूत था। और दूसरा राजधानी था अपना पाटलिपुत्र, और ये पाटलिपुत्र तीन ओर से नदियों से घिरा हुआ था, गंगा, सोन और पुनपुन से, जिसके कारण दुश्मनों से सुरक्षा होती थी। उसके अलावा मगध के आसपास जंगल थे जहां पर्याप्त हाथी थे, जिसका यूज हम लोग सेना में करते थे। मगध में लोहे का विशाल भंडार था, जहां से औजार बनाया जाता था, हथियार बनाया जाता था, तलवारें बनती थी, भाले बनते थे, युद्ध के सामान बनते थे। तो कुल मिलाकर के मगध जो था बहुत शक्तिशाली और पावरफुल महाजनपद था बच्चों। यानी 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली और पावरफुल कौन था? मगध था। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्या बोला गया है? जहां लोग और मवेशी रखते हैं, जहां लोग मवेशी रखते हैं, जहां लोग अपना घर बनाते हैं, या फिर ए और बी दोनों, यानी मवेशी भी रखते हैं, घर भी बनाते हैं, या कोई नहीं। तो याद रखिएगा ए और बी दोनों होगा, क्योंकि महाजनपद का मतलब होता है, सॉरी, जनपद का मतलब होता है, देखिए, महाजनपद समझ लीजिए राज्य और जनपद समझ लीजिए जिला। तो भैया जनपद जब जिला होगा तो वहां तो लोग रहेंगे ही, और लोग तो मवेशी रखेंगे ही। तो इसका आंसर होगा ए तथा बी दोनों, यानी सही जवाब होगा हम लोगों का सी नंबर। कौन होगा बच्चों? सी नंबर, क्योंकि महाजनपद में लोग मवेशी भी रखते थे, और महाजनपद जो था बच्चों वह लोगों का आवास था, लोग वहां रहते थे, बड़ी संख्या में लोग रहते थे। आप लोग समझ लीजिए, महाजनपद, सॉरी, महाजनपद बोल रहे हैं, जनपद होगा। महाजनपद का मतलब हो गया राज्य, जनपद हो गया जिला। ठीक है बच्चों, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो महाजनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? जहां लोग मवेशी रखते हैं या जहां लोगों का घर होता है। तो ये दोनों हमारा सही है, तो ऑप्शन होगा सी नंबर, ए और बी दोनों। ठीक है बच्चों, अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां और 8वां देखते हैं बच्चों। 7वें नंबर में क्या कहा है? 7वें नंबर कहता है किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय, अशोक ने जो कलिंग जीता था, याद रखिएगा कलिंग जो था बच्चों अशोक के जीवन को बदलने वाला एक युद्ध था। क्योंकि कलिंग युद्ध के रक्तपात को देख करके राजा अशोक का मन बदल गया, और उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया और धर्म प्रचार में लग गए, अहिंसा का सहारा लेने लगे, युद्ध करने का निर्णय छोड़ दिया, वर्ल्ड जो था उसको जीतने का निर्णय छोड़ दिया, और धर्म को फैलाने और धर्म को जीतने का निर्णय ले लिया। तो कलिंग युद्ध जो था बच्चों वो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण युद्ध रहा, जिन्होंने उनके जीवन को ही बदल दिया। ठीक है, और यह इस युद्ध का जो है वर्णन राजा अशोक ने एक शिलालेख में किया है, और वह शिलालेख क्या है बच्चों? 13वां शिलालेख। तो आंसर होगा हम लोगों का डी नंबर। कौन शिलालेख बच्चों? 13वां शिलालेख। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? ये 15 में, 20 में और 21 में पूछा गया बच्चों। तो अर्थशास्त्र की रचना करने वाले हैं बच्चों चाणक्य या कौटिल्य। कौटिल्य का ही दूसरा नाम है बच्चों चाणक्य। ये चाणक्य या कौटिल्य जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मंत्री थे, और वह बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो चाणक्य थे, इस चाणक्य की सलाह पर ही चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनान को हराया था, और यूनान के शासक सेल्यूकस के बेटी हेलेना के साथ विवाह किया था। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा कौटिल्य जो थे वह चंद्रगुप्त मौर्य के बहुत प्रमुख सलाहकार थे, अर्थशास्त्री थे, और मौर्य साम्राज्य को इतना ताकतपूर्ण और पावरफुल बनाने में कौटिल्य जी का बहुत बड़ा रोल रहा। ठीक है बच्चों,
तो इसका सही जवाब क्या होगा हम लोगों का बच्चों? आपको समझ में आ ही गया। कौटिल्य बोलिए या फिर चाणक्य बोलिए, कुछ भी रह सकता है। ठीक है, अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर में क्या कहा है बच्चों? 9 नंबर में कह रहा है कि अर्थशास्त्र की रचना किस वंश में हुई, या इंडिका की रचना किस वंश में हुई? तो अभी हम लोगों ने देखा बच्चा, अर्थशास्त्र किसने लिखा है? तो अर्थशास्त्र लिखा है चाणक्य ने, या कहिए कौटिल्य ने। ठीक है, समझ में आ गया। और इंडिका किसने लिखा है बच्चों? इंडिका लिखा है मेगास्थनीज ने। अब मेगास्थनीज यूनान के रहने वाले थे, यूनान के राजदूत थे। और वह किसके दरबार में आए थे बच्चों? वो आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके दरबार में आए थे? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और चाणक्य भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। मौर्य के दरबार, चाणक्य तो बहुत चंद्रगुप्त मौर्य के बहुत नजदीकी सहयोगी थे। और मेगास्थनीज राजदूत थे यूनान के, जो मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के समय मगध आए हुए थे। तो 100% इन दोनों का संबंध किनसे था? इन दोनों का संबंध मौर्य वंश से था बच्चों। जब इन दोनों का संबंध मौर्य वंश से था, तो इनकी रचना जो थी, इनकी किताबें जो थी, वह किस वंश में लिखी गई? 100% जवाब होगा मौर्य वंश, जिसका सही जवाब होगा बच्चों बी नंबर, मौर्य वंश। ठीक है, अगला, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? तो हम लोगों ने देखा कि अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य या कौटिल्य ने किया है, मौर्य वंश के काल में किया है। तो 100% अगर इसकी रचना कब हुई पूछा जाए, तो मौर्य वंश के काल में हुई थी, जो कि 4वीं शताब्दी थी। कब हुई थी बच्चों? 4वीं शताब्दी में। तो अर्थशास्त्र की रचना कब हुई बच्चों? 4वीं शताब्दी में हुई। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो क्लियर हो गया। अर्थशास्त्र के रचनाकार थे चाणक्य या कौटिल्य। इंडिका के रचनाकार थे मेगास्थनीज, जो यूनान के शासक सेलुकस निकोटर के राजदूत थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मगध आए हुए थे। ठीक है, और उनका शासनकाल 4वीं शताब्दी में था। इसलिए इंडिका या अर्थशास्त्र दोनों की रचना कब हुई थी बच्चों? 4वीं शताब्दी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। अब हम लोग देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अशोक किस वंश के शासक थे? अशोक किस वंश के शासक थे? तो ध्यान रखिएगा, अशोक जो थे बच्चों मौर्य वंश के शासक थे। किसके शासक थे? मौर्य वंश के। क्लियर हो गया, मौर्य वंश। क्यों? क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। उनके बेटे थे बिंदुसार। कौन थे बच्चों? बिंदुसार। और उनके बेटे थे अशोक। समझ में आ गया बच्चों आप लोग को? तो 100% चंद्रगुप्त मौर्य के पोते हो गए राजा अशोक। तो ये राजा मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो मौर्य वंश के ही दोनों राजा हो गए बच्चों। तो याद रखिएगा, राजा अशोक किस वंश के राजा थे? तो मौर्य वंश के राजा थे। ये हम लोगों का क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है, धर्म महामात्रों की नियुक्ति किसने की थी? ठीक है बच्चों, धर्म महामात्र की नियुक्ति किसने की थी? राजा अशोक ने बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। ठीक है, किसने की थी? तो राजा अशोक ने। ठीक है बच्चों, राजा अशोक ने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। क्लियर हो गया हम लोगों का। अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? और ऑप्शन दिया हुआ है मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्यक वंश और नंद वंश। तो याद रखिएगा, बिंबिसार का संबंध बच्चों हर्यक वंश से है। किस वंश से है? हर्यक वंश से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिंबिसार का संबंध किस वंश से है बच्चों? हर्यक वंश से। समझ में आ गया बच्चों? हर्यक वंश से संबंध है बिंबिसार का। और बिंबिसार ने बच्चों 544 ईसा पूर्व जो है शासन को संभाला और मगध की स्थापना की। ये जो मगध साम्राज्य थे ना बच्चों, मगध साम्राज्य की स्थापना करने वाले थे बिंबिसार। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि पूछता है कि मगध की स्थापना किन्होंने की थी बच्चों?
बिंबिसार ने की थी। और बिंबिसार किस वंश से थे? हर्यक वंश के थे। यानी हर्यक वंश ने ही मगध की स्थापना की है। इस चीज को माइंड में आप लोग रखिएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, बिंबिसार ना जैन धर्म को मानते थे, और इनको जैन इतिहास में सेनिया या सेनिका माना जाता है। क्या माना जाता है? जैन लोग इनको सेनिया या श्रेणिका मानते हैं। क्या मानते हैं बच्चों? सेनिया या श्रेणिका। खैर ये आप लोगों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये याद रखिएगा कि मगध की स्थापना किस वंश में हुई? हर्यक वंश में। किन्होंने की? बिंबिसार ने की। तो बिंबिसार का संबंध किस वंश से हो गया बच्चों? हर्यक वंश से। अब जीवक, ये गलत हो गया है। जीवक एक वैद्य थे। क्या थे बच्चों? वैद्य। वैद्य समझते हैं ना, जो आयुर्वेद से इलाज करते हैं। तो जीवक एक वैद्य थे, और इनका संबंध किस वंश से था बच्चों? जीवक का संबंध किस वंश से था? तो याद रखिएगा, जीवक का भी संबंध जो था हर्यक वंश से था बच्चों। वह एक बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य थे। आयुर्वेद पे बहुत उनको नॉलेज था, और उस समय के सबसे प्रसिद्ध वैद्य थे। कहा जाए तो आज के डॉक्टर, ठीक है। एक फेमस वैद्य थे जीवक, और जीवक का संबंध हर्यक वंश से था बच्चों। किस वंश से था? हर्यक वंश से। अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मैंने अभी कहा कि कलिंग युद्ध ने राजा अशोक के जीवन को काफी प्रभावित किया था, ठीक है। तो कलिंग युद्ध हुआ कब था बच्चों? ये 2021 में पूछा है। तो याद रखिएगा, कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व, यानी 261 बीसी में हुआ था, बिफोर क्राइस्ट। कलिंग युद्ध कब हुआ था बच्चों? 261 ईसा पूर्व हुआ था। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 2021 में यह ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अगला है, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किसने की? धर्म नहीं होगा बच्चों, धम्म होगा। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किसने की बच्चों? तो याद रखिएगा, धम्म की शुरुआत करने वाले थे राजा अशोक। राजा अशोक ने अपना एक धर्म चलाया था, जिसको नाम दिया गया था धम्म। यानी बौद्ध धर्म में भी कुछ विशेष चीजों को जोड़ दिया गया था। और ये जो था ना बच्चों, ये जो अपना नैतिकता होता है, कल्चर होता है, अपने जो कर्तव्य होते हैं, जैसे बड़ों का आदर करना, शिक्षकों को सम्मान देना, बुजुर्गों का आदर करना, बुजुर्गों की सेवा करना, रोगियों की सेवा करना, ठीक है, इस पर आधारित था ये इन्हीं चीजों पर बल देता था। और इस धर्म को चलाने वाले कौन थे बच्चों? राजा अशोक। यानी प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? राजा अशोक ने की थी। हालांकि धर्म का मतलब भी धर्म होता है। धर्म संस्कृत है, संस्कृत भाषा का शब्द बच्चों धर्म। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? पंच चिन्ह वाले सिक्के जो थे, पंच चिन्ह वाले सिक्के किससे बने थे? ठीक है बच्चों, पंच चिन्ह वाले सिक्के किससे बने थे, इसको देखना हम लोगों को। तो ध्यान दीजिएगा, पंच चिन्ह वाला सिक्का को आहत कहते थे, ठीक है। क्या कहते थे बच्चों? आहत। ये जो पंच चिन्ह वाले सिक्के थे, पंच चिन्ह वाले सिक्के को हम लोग कहते थे आहत। और आहत जो थे बच्चों, वह बना हुआ था चांदी और तांबा को मिला के ये सिक्का बनाया गया था, चांदी और तांबा से। तो यह क्वेश्चन क्लियर हो गया। सोने से तो नहीं, चांदी से तो हाँ, तांबा से तो हाँ। तो सोने और चांदी दोनों से, सोना और चांदी दोनों से, तो ये गलत दिखा गया है। सोना और चांदी दोनों से नहीं होगा बच्चों, ये होगा तांबा और चांदी। क्या होगा बच्चों? तांबा और चांदी। तांबा और चांदी दोनों को मिला के ये पंच चिन्ह वाले सिक्के, जिसको आहत कहते थे, वह बनाया जाता था। तो आहत किससे बने होते थे बच्चों? तांबा और चांदी से। याद रखिएगा, तांबा और चांदी से। कभी कभी बच्चे इसको घुमा के ही पूछता है। कैसे पूछता है? ये ऐसे ही पूछ सकता है कि आहत जो पंचमार्क वाले सिक्के होते थे, आहत निर्माण की तकनीक को क्या कहते थे? तकनीक को क्या कहते थे? यानी आहत निर्माण की तकनीक को क्या कहते थे? तो याद रखिएगा, आहत निर्माण की तकनीक को हम लोग कहते थे पंच चिन्ह या पंच मार्क। इस चीज को आप लोग माइंड में रखिएगा। पंच मार्क जो था, आहत निर्माण के मतलब आहत निर्माण की तकनीक थी। और आहत किसको कहा गया बच्चों? आहत कहा गया है तांबा और चांदी से बने सिक्के को। क्लियर हो गया क्वेश्चन आप लोगों का?
अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पतंजलि महाभारत से हमें किस काल की जानकारी मिलती है? पतंजलि से तो क्वेश्चन उल्टा हो रहा है। पतंजलि से महाभारत के किस काल की जानकारी मिलती है? तो याद रखिएगा, पतंजलि महाभारत एक किताब है। पतंजलि महाभारत से हमें किस काल की जानकारी मिलती है बच्चों? तो पतंजलि महाभारत से हमें प्राक मौर्य काल की जानकारी मिलती है, यानी मौर्य काल के पहले की जानकारी हम लोग को पतंजलि महाभारत से मिलती है बच्चों। प्राक मौर्य काल की जानकारी हम लोगों को पतंजलि महाभारत से मिलती है, याद रखिएगा। यानी प्राक मौर्य काल की जानकारी हमको किससे मिलती है? पतंजलि महाभारत से। या पतंजलि महाभारत की जानकारी हमको किससे मिलती है? प्राक मौर्य काल से। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा, अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि जो बिंदुसार थे, जो बिंदुसार ने, सॉरी बच्चों, बिंदुसार ने, बिंबिसार, जो बिंबिसार थे बच्चों, यह बिंबिसार ने मगध की स्थापना की थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अभी थोड़े पहले मैंने आपको बताया। उसी तरह एक और चीज याद रखिएगा, जो उदायन थे, उदायन, ये उदायन ने बच्चों पटना या पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी गंगा, सोन और पुनपुन के तट पर। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पटना की स्थापना, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? देखिए बच्चों, कहीं कहीं आपको दिखेगा अजात शत्रु, अजात शत्रु भी दिख सकता है। तो याद रखिएगा, बिंबिसार के बेटे थे अजात शत्रु। किसके बेटे थे? देखिए ये एक नंबर में बिंबिसार आ गया, ठीक है, जिन्होंने मगध की स्थापना की। उनके बेटे 2 नंबर में अजात शत्रु थे, 3 नंबर में उनके बेटे थे उदायन। उदायन होगा, उदय लिखा गया, उदायन होगा। तो याद रखिएगा, मगध की स्थापना बिंबिसार ने की। अजात शत्रु ने मगध की स्थापना के बाद पाटलिपुत्र नामक गांव बसाया था। पाटलिपुत्र गांव को बसाया था। मैंने जिक्र का क्या? नगर का। तो नगर के रूप में पाटलिपुत्र को बसाने वाले कौन थे बच्चों? उदायन थे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं आप अगर सर्च करिएगा गूगल वगैरह में, या फिर आप कुछ किताबों को देखिएगा, तो वहां आपको अजात शत्रु भी दिख जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अजात शत्रु ने पाटलिपुत्र ग्राम की स्थापना की थी। यानी पाटलिपुत्र उस समय एक गांव था, ठीक है, छोटे से किले के रूप में पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी। लेकिन मोस्टली जो थे, मेन पाटलिपुत्र नगर जो आज हम देख रहे हैं, उसकी स्थापना करने वाले थे उदायन। और उदायन कौन थे? उदायन बिंबिसार के पुत्र और अजात शत्रु के बेटे थे बच्चों। ठीक है, अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ नहीं फैला? तो अगर आप लोग गौर करिएगा तो अशोक का बौद्ध धर्म सीरिया में भी फैला है, जापान में भी फैला है, श्रीलंका में भी फैला है। लेकिन ब्रिटेन में अशोक का बौद्ध धर्म नहीं फैला, क्योंकि उस समय इंग्लैंड जाना, इंग्लैंड तक पहुंचना, क्योंकि ये तो एशियाई देश में अशोक ने जो भी बौद्ध धर्म फैलाया, वह कहाँ तक फैला रहा बच्चा? उनको एशिया तक ही रहा। और ये सारे एशिया के देश है, लेकिन ये जो है बच्चों एशिया के बाहर है। ठीक है, उतना दूर उस समय जाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए ब्रिटेन में राजा अशोक ने, ब्रिटेन हो या फ्रांस दे दे या फिर जर्मनी दे दे, इन सब एरियाओं में राजा अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं किया या नहीं कर पाए। ठीक है, तो सही जवाब होगा इसका ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन बोला बच्चों वेदों की संख्या कितनी है? तो इसका हम डायरेक्ट जवाब लेते हैं, वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन है बच्चों? याद रखिएगा, ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, अथर्ववेद है, उसके बाद ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद है बच्चों। तो वेद कितने हैं? 4 है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। सिर्फ आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि वेद कितने हैं, तो 4 है। इस चीज को माइंड में रखिएगा। और ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बच्चों 2021 में। ठीक है, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, वह क्या है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, या मौर्य साम्राज्य के पहले शासक कौन हुआ? या सिंपल सा बात है भैया, जो स्थापना करेगा वही ना पहला शासक होगा। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है बच्चों, राजा अशोक के दादाजी और बिंदुसार के पिताजी, यानी नंबर 1 में अशोक,
सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य, 2 में उनके बेटे बिंदुसार, 3 में राजा अशोक। ठीक है, तीसरे नंबर के राजा हो गए मौर्य वंश के राजा अशोक। तो स्थापना किसने की बच्चों? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य समाज की स्थापना की। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा बच्चों। अगला है मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, मुद्रा राक्षस जो है बच्चों वह विशाख दत्त की रचना है। यानी मुद्रा राक्षस को लिखने वाले हैं बच्चों विशाख दत्त। ठीक है, तो विशाख दत्त ने लिखा है मुद्रा राक्षस। और ये किताब जो है बच्चों, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये किताब लिखा गया संस्कृत भाषा में। ठीक है, और इसमें नाटक है। मुद्रा राक्षस एक नाटक है, याद रखिएगा। मुद्रा राक्षस जो किताब है एक नाटक किताब है, इसको संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और इसमें मुख्य रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इसमें लिखा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य का उदय, मौर्य वंश की स्थापना, उन्होंने किस प्रकार मौर्य धर्म को फैलाया, मौर्य धर्म को किस प्रकार फैलाया, सारे चीज एक नाटक के रूप में मुद्रा राक्षस में लिखा गया है, जिसको लिखने वाले हैं बच्चों विशाख दत्त। तो पूछ सकता है कि मुद्रा राक्षस किस भाषा में? तो संस्कृत में। मुद्रा राक्षस की विधा क्या है बच्चों? तो मुद्रा राक्षस एक नाटक है। और किसके बारे में लिखा गया इसमें? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा गया। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमसे कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, आज कहाँ है? एक समय तो इंडिया में थी। आपको मालूम होगा कि अगर हम लोग इंडिया के बारे में जाए तो अगर हम लोग मैप देखें तो ये जो अपना इंडिया था कुछ ऐसे यहाँ तक फैला हुआ था। ये सारा भाग जो था इंडिया के अंतर्गत आता था। इसमें आपका अफगानिस्तान का भी कुछ क्षेत्र है, आपको पाकिस्तान है, इधर चलिए तो बांग्लादेश है, सारे इंडिया के पार्ट थे। टूटते गया इंडिया, डिवाइड होते गया इंडिया, छोटा होते गया। लेकिन उस समय तक्षशिला भारत में था। लेकिन अगर कब था पूछा जाएगा तो बोलेंगे भारत में। तक्षशिला कहाँ था? तो भारत में था। लेकिन अभी अगर तक्षशिला के बारे में पूछा जाए तक्षशिला कहाँ है, तो क्लियर जवाब देंगे आज का तक्षशिला है बंधु पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। क्लियर है बच्चों, कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में रावलपिंडी जिला, आप लोग नाम सुने होंगे, रावलपिंडी जिला है। उसी जिला में नॉर्थ ईस्ट की ओर अगर आप लोग जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट नहीं नॉर्थ वेस्ट की ओर अगर आप जाते हैं, उत्तर पश्चिम की ओर 32 किलोमीटर लगभग जाने के बाद आपको वहां पर तक्षशिला मिलेगा। और तक्षशिला को ना जो वर्ल्ड हेरिटेज यानी विश्व पुरातात्विक स्थल में स्थान दे दिया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में इनको जाना जाता है। विश्व का जो पुरातात्विक स्थल है उसमें आपको तक्षशिला का स्थान 1980 में मिल चुका है। ठीक है बच्चों, यानी वर्ल्ड की विरासत घोषित कर दी गई है किसको? तक्षशिला को, जो कहाँ है? पाकिस्तान में है, लेकिन एक समय वह इंडिया में ही हुआ करता था। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। 25 नंबर, एलोरा कैलाश मंदिर। ठीक है, ये जो एलोरा कैलाश मंदिर है वह किस राजवंश में निर्मित हुआ था? तो याद रखिएगा, जो इसका सही जवाब होगा वह होगा राष्ट्रकूट। किसमें? राष्ट्रकूट में। तो ये जो मंदिर है बच्चों, ये राष्ट्रकूट राजवंश में बना था। ठीक है, और इसका निर्माण शायद कृष्णदेव राय थे, शायद कृष्णदेव ने इनका निर्माण करवाया था। और ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें बड़े चट्टानों को ऊपर से काटते हुए बनाया गया, ऊपर से नीचा छेनी के द्वारा काटते हुए बनाया गया। एक अद्भुत नमूना है स्थापत्य कला का बच्चे। तो याद रखिएगा, एलोरा कैलाश मंदिर जो है किस राजवंश में बना था? चित्रकूट राजवंश में। और इसको बनवाने वाले थे कृष्णदेव। कौन थे बच्चों? कृष्णदेव। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मेगास्थनीज ने क्या क्वेश्चन कर रहे थे बच्चों? ध्यान दीजिएगा, मेगास्थनीज ने अपनी यात्रा वृत्तांत में भारत के समाज को कितने भाग में बांटा है? तो याद रखिएगा, मेगास्थनीज ने जब अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा तो भारत के समाज को उन्होंने 7 वर्गों में बांटा। कितने वर्गों में बांटा बच्चों? 7 वर्गों में। कौन कौन से वर्ग थे वो याद रखिएगा। पहला उन्होंने कहा ब्राह्मण, दूसरा कहा क्षत्रिय, तीसरा उन्होंने कहा वैश्य, चौथा उन्होंने कहा शूद्र, पांचवा कृषक,
छठा कारीगर और सातवां शिकारी। यानी उनके अनुसार राजा जो मेगास्थनीज थे उन्होंने जो अपनी यात्रा वृतांत लिखी, उनकी यात्रा वृतांत का नाम है इंडिका। क्या नाम है बच्चों? इंडिका। उस इंडिका में उन्होंने भारत के समाज को 7 वर्गों में बांटा है। ठीक है, अगला किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया? प्रियदर्शी मतलब होता जो देखने में प्यारा लगे। तो याद रखिएगा, प्रियदर्शी कहा गया है राजा अशोक को। उनके बहुत सारे अभिलेखों में राजा अशोक को प्रियदर्शी या कहीं कहीं प्रियदर्शी भी दिखेगा। क्या दिखेगा? प्रियदर्शी। प्रियदर्शी या प्रियदर्शी जो भी कहिए, यह किसको कहा गया है? राजा अशोक को कहा गया है। इस चीज को माइंड में रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारत में अभिलेखों की शुरुआत किस शासक ने की थी? अभिलेख लिखवाने की शुरुआत याद रखिएगा भारत में राजा अशोक द्वारा करवाई गई थी। अभिलेखों की शुरुआत भारत में किसने करवाया था बच्चों? राजा अशोक ने। ये सब गुप्त वंश के हैं, इन्होंने भी नहीं किया क्योंकि इसके अभिलेख अब तक नहीं मिले हैं। न चंद्रगुप्त के मिले हैं, न समुद्रगुप्त के मिले हैं, न चंद्रगुप्त मौर्य के मिले हैं। अभिलेखों की शुरुआत जो बड़े स्तर पर राजा अशोक के द्वारा ही करवाया गया। इस चीज को याद रखिएगा। अगला है अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन थे? तो याद रखिएगा, अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कालिदास थे। कौन थे? कालिदास। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम लिखा है। ठीक है बच्चों, तो क्लियर है बच्चों, अभिज्ञान शकुंतलम की रचना कालिदास ने की थी। और ये याद रखिएगा, ये बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है बच्चों। जैसे मुद्रा राक्षस एक नाटक था जिसमें मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी थी। अभिज्ञान शकुंतलम भी एक नाटक है जो कालिदास द्वारा लिखा गया है। और इस नाटक का जो है मुख्य रूप से इसमें किसके बारे में दिखाया गया है? इसमें राजा दुष्यंत, अभिज्ञान शकुंतलम में राजा दुष्यंत और शकुंतला, राजा दुष्यंत और शकुंतला का जो विवाह था उस विवाह के बारे में दिखाया गया है। उनकी जुदाई के बारे में दिखाया गया है और उनके जीवन से सारे संबंधित जुड़े हुए जितने चीज हैं सभी को कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटक में दिखाया गया है। ठीक है, तो अभिज्ञान शकुंतलम संस्कृत भाषा में लिखा गया। इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। यह एक प्रसिद्ध नाटक है जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी वर्णित है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है, नवरत्न किसके दरबार में थे? देखिए, नवरत्न किस दरबार में थे? अगर हम लोग बात करें तो नवरत्न राजा अकबर के भी दरबार में थे। लेकिन हम लोग अभी अकबर के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उनका अकबर से कोई लेना देना नहीं है। उसमें हम लोग मौर्य वंश, गुप्त वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश, इनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस याद रखिएगा, नवरत्न जो थे ना बच्चों, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी थे, जिनको हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। इनके दरबार में 9 ज्ञानी व्यक्ति थे जिनको कहा गया है नवरत्न, जिनमें पहले नंबर पे आते थे कालिदास। कालिदास का किस संबंध, किस वंश से था? गुप्त वंश से था। यह एक कवि थे बच्चों। दूसरे नंबर में आते हैं हमारे धन्वंतरी जी। कौन आते बच्चों? धन्वंतरी जी। और धन्वंतरी कौन थे? उस समय के प्रसिद्ध वैद्य थे, आयुर्वेद के जानकार थे। तीसरे नंबर में आते हैं अमर सिंह। कौन आते हैं? अमर सिंह। अमर सिंह कौन थे बच्चों? अमर सिंह थे संस्कृत कोश के निर्माता, जिसको हम डिक्शनरी कहते हैं, उसके निर्माता थे। ठीक है, चौथे नंबर में आते हैं हमारे छपनक। छपनक, छपनक कौन थे बच्चों? ज्योतिष थे, जो ज्योतिष के बारे में जानते थे। छपनक नाम था। हालांकि नाम नहीं पूछेगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, नाम नहीं पूछेगा, याद रखिएगा किसके दरबार में, तो इस चीज को याद रखिएगा। छपनक के बाद थे शंकु। शंकु भी एक बहुत बड़े महान व्यक्ति थे जो वास्तुकार थे, जिसको आप लोग आज के डेट में इंजीनियर या आर्किटेक्ट कर सकते हैं। जो भवनों का निर्माण किस प्रकार हो, किस प्रकार बड़े बड़े भवन बनते थे, बिल्डिंग्स बनते थे, मंदिरें बनते थे, उनकी डिजाइन वही बनाते थे। छठे नंबर में आते हैं वराहमिहिर। क्या? वराहमिहिर। और वराहमिहिर भी एक बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे। उस समय के बाद, उस समय के एस्ट्रोलॉजी करते थे, यानी ग्रह उपग्रह आदि के बारे में हम लोगों को बताते थे।
7वें नंबर में हमारे आते हैं बच्चों वररुचि। वररुचि, वररुचि संस्कृत के विद्वान थे बच्चों, संस्कृत के विद्वान थे वररुचि। 8वें नंबर में हमारे आते हैं घटकरपर। घटकरपर, घटकरपर ये भी विद्वान थे बच्चों, उस समय के बहुत बड़े विद्वान थे घटकरपर। और वेताल भट्ट, वेताल भट्ट, वेताल भट्ट भी उस समय के बहुत बड़े विद्वान और लेखक थे। तो ये 9 रत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, जिसको हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। और ये इतना आपको टेंशन लेना, ये 9 नाम नहीं पूछेगा, लेकिन यहाँ तक तो कुछ नाम पूछ सकता है। हो सकता है कि आप नाम पूछे कि 2-3 के नाम बताइए आप, तो माइंड में रखिएगा। या ऐसे पूछ सकता है धनवंतरी कौन थे, तो एक बहुत बड़े वैद्य थे। धनवंतरी का संबंध किस काल से है, तो गुप्त काल से है। धनवंतरी का संबंध किस शासक से है, तो चंद्रगुप्त मौर्य से है। तो ऐसे पूछ सकता है। छपनक कौन थे, तो ज्योतिष थे, उनका संबंध किस काल से है, तो गुप्त काल से है। किस राजा से है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य से है। या ऐसे ही पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के सबसे बड़े ज्योतिषी कौन थे, तो छपनक थे। तो बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं बच्चों। ऑब्जेक्टिव एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कोई माय बाप नहीं होता, कहीं से भी कुछ पूछा जा सकता है। अगला है 32वां क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की जानकारी किस अभिलेख से हम लोगों को मिलती है। तो याद रखिएगा, समुद्रगुप्त की जानकारी बच्चों हम लोगों को प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से हमको समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। निम्न में कौन मौर्य काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है, यानी मौर्य काल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आकृति किसकी बनी है। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा मौर्य काल में बना है स्तूप। स्तूप मौर्य काल का देन है, और मौर्य काल के जो स्थापत्य कला है उसका बेजोड़ नमूना है स्तूप। अगला है, किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का कोशिश किया। ये कौन से विद्वान थे जिन्होंने मात्र अभिलेखों के आधार पर, जो प्राप्त अभिलेख है उसके आधार पर राजा अशोक का इतिहास लिखने का कोशिश किया है। तो याद रखिएगा बच्चों, उनका नाम है जेम्स प्रिंथेज। क्या नाम है बच्चों, जेम्स प्रिंथेज। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ये ऑप्शन नंबर बी, जेम्स प्रिंथेज। नहीं बच्चों, थोड़ा डाउट हो रहा है हमको, एक मिनट। जेम्स प्रिंथेज नहीं, जेम्स प्रिंथेज नहीं होगा बच्चों, देवदत्त रामकृष्ण होगा। देवदत्त रामकृष्ण यह विद्वान जो थे, उन्होंने केवल अभिलेखों के आधार पर राजा अशोक का जीवनी हम लोगों को बताने की कोशिश की है। ठीक है बच्चों, अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। यानी गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था बच्चों। तो हमारे गुप्त काल में फाहियान इंडिया आए थे। कौन इंडिया आए थे, फाहियान। ठीक है, समझ में आ गया कि गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री फाहियान आया था। फाहियान जो थे ना बच्चों, चीनी बौद्धिस्ट थे, यानी चीन के बौद्ध धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। तो चीनी बौद्धिस्ट थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। और गुप्त काल में वह भारत आए थे। जब वो भारत आए थे तो भारत में गुप्त काल के राजा कौन थे बच्चों, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय थे, चंद्रगुप्त द्वितीय थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या है बच्चों, विक्रमादित्य। ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, कोई दो राय नहीं है कि गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया। तो ये हम जान रहे हैं कौन है, फाहियान। और फाहियान गुप्त काल में भारत आए थे, लेकिन जब वो भारत आए थे तो भारत में गुप्त वंश के राजा कौन थे बच्चों, तो विक्रमादित्य थे। इस चीज को माइंड में आप लोग रखिएगा। ठीक है, हम आपको एक चीज बता देते हैं बच्चों, ऑब्जेक्टिव एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, ऐसा चीज है। ऑब्जेक्टिव तो सब्जेक्ट नहीं, मिस्टेक से निकल गया मेरे मुंह से। ऑब्जेक्टिव ऐसा क्वेश्चन टाइप है जिसका कोई माय बाप नहीं होता, किताब से कहीं से भी पढ़ सकता है। हर लाइन में एक क्वेश्चन छिपा रहता है। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं उनमें से कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको निकाल कर आपके सामने लाए। जैसे मैंने ये क्वेश्चन बताया, तो इसमें मैंने आपको 2-3 चीजें जानकारी दे दी। तो इन सब चीजों को भी जानकारी रखना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि ये ना पूछे, ये पूछ ले कि गुप्त काल में चीनी यात्री फाहियान इंडिया जो आए थे, तो उस समय राजा कौन थे गुप्त वंश के, तो पूछ सकता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय,
चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम नहीं देके वहां दे देगा विक्रमादित्य। आप चंद्रगुप्त द्वितीय याद करके जाइएगा, वहां ऑप्शन दिखाया रहेगा चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं देके विक्रमादित्य, बिंबिसार, बिंदुसार और कोई नहीं। तो आप बोलेगा भैया तो या तो चंद्रगुप्त द्वितीय ही नहीं, विक्रमादित्य दिया हुआ है, बिंदुसार बिंबिसार दिया था, आंसर कोई नहीं होगा। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय का ही नाम विक्रमादित्य भी है। तो हर चीज को याद रखने के बाद ही आप ऑब्जेक्टिव को सही ढंग से पूरा करके आप आ सकते हैं। एकदम आसानी से कर लीजिएगा अगर आप लोग एक एक चीज को बारीकी से ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनी जब भारत आए, मेगास्थनी जब भारत आए थे तो भारत के जो दरबार में शासक कौन थे बच्चों? तो यहाँ लिखा हुआ है मेगास्थनी भारत में किस दरबार में आए थे, किसके दरबार में आए थे? मेगास्थनी भारत में किसके दरबार में आए थे बच्चों? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आए थे। कहां से आए थे पूछेगा तो बोल दीजिएगा यूनान से। कौन थे? तो यूनान के राजदूत थे बच्चों, राजदूत थे, यूनानी राजदूत थे। और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इंडिया आए थे, ठीक है। और उन्होंने ही किताब लिखी थी इंडिका। इंडिका किसकी रचना है बच्चों? इंडिका है इसका मेगास्थनीज की रचना है, जिसमें हमको मौर्य वंश की ढेरों जानकारी मिलती है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा, अशोक की एक पत्नी थी जिसका नाम था देवी, देवी से उनको एक बेटा और एक बेटी हुई थी जिसका नाम था महेंद्र और संघमित्रा, जिनको उन्होंने धम्म महामात्र के रूप में नियुक्त किया था। और इन दोनों को उन्होंने श्रीलंका भेजा था धर्म प्रचार करने के लिए। कहा भेजा था बच्चों? श्रीलंका भेजा था। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अशोक ने अपने बेटी महेंद्र और बेटी संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए कहा भेजा? तो श्रीलंका भेजा था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जो 38 नंबर है, इसमें क्या कहा गया है? 510 ईस्वी में सती प्रथा का प्रमाण सबसे पहले किस अभिलेख में मिला? सबसे पहले सती प्रथा का प्रमाण किस अभिलेख में मिला? तो याद रखिएगा एरन, एरन में मिला। कहा मिला बच्चों? एरन में। एरन मध्य प्रदेश के सागर में है। और वहां एक अभिलेख मिला है, उस अभिलेख में इंडिया में सती प्रथा चलता था, उसका प्रमाण देखने को मिला है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। ये 510 ईस्वी में इंडिया में सती प्रथा थी, इस चीज का प्रमाण हमको एरन के अभिलेख से मिलता है। और एरन कहाँ है बच्चों? मध्य प्रदेश के सागर में है। अगला है, भूमि अनुदान से संबंधित पहले अभिलेख का प्रमाण किसका है? देखिए, भूमि अनुदान से संबंधित यानी भूमि दान में दिया जाता था, इसका सबसे पहला अभिलेख कहाँ किसके बारे में मिला है बच्चों? कहां से मिल रहा है? तो याद रखिएगा भूमि अनुदान का पहला प्रमाण हम लोगों को सातवाहन काल से मिलता है। यानी सातवाहन काल के भी कुछ अभिलेख मिले हैं, उन अभिलेखों से पता चलता है कि भूमि दान में दी जाती थी। तो भूमि अनुदान का पहला प्रमाण, सबसे पहला अभिलेख का प्रमाण कहां से मिला है? तो याद रखिएगा सातवाहन, यानी सातवाहन काल के अभिलेख से हमको पता चलता है कि भूमि अनुदान दी जाती थी। यानी सबसे पहले भूमि अनुदान के बारे में किसी अभिलेख में लिखा है तो वह सातवाहनों के अभिलेख में लिखा गया है। तो इसका ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन ए सही होगा बच्चों। अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर में पता चलता है कि किसके अभिलेख में भूमि अनुदान का उल्लेख मिलता है? भूमि दान में दिया गया है, इसका हमको किसके अभिलेख में पता चलता है? तो याद रखिएगा भूमि दान का जो है वर्णन प्रभावती गुप्त के अभिलेख से पता चलता है। प्रभावती गुप्त कौन थे बच्चों? तो प्रभावती गुप्त थी चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको हम लोग विक्रमादित्य भी कहते हैं, उस विक्रमादित्य की बेटी थी बच्चों। और उन्होंने ब्राह्मणों को और कई लोगों को भूमि दान दिया था, जिससे हमको ये भी पता चलता है कि जो भूमि दान दी गई थी, तो ये पता चलता है कि महिलाओं को भी संपत्ति रखने का अधिकार था, क्योंकि कोई भी अगर दान में संपत्ति देगा तो अपनी देगा, किसी दूसरे की संपत्ति दान में नहीं दिया जाता है, ठीक है बच्चों। तो किसके अभिलेख से भूमि अनुदान का उल्लेख मिलता है? तो याद रखिएगा प्रभावती गुप्त के अभिलेख से, ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप का समुद्रगुप्त किसको कहा गया बच्चों? तो यूरोप का समुद्रगुप्त कहा गया है नेपोलियन को। किसको कहा गया बच्चों? नेपोलियन को। और भारत का नेपोलियन कहा गया है समुद्रगुप्त को। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है ये।
ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, समस्त भारत ही नहीं बल्कि एशिया और यूरोप में भी सबसे पहले हुनो हुनो को हराने वाले कौन थे बच्चों? सबसे पहले हुन को हराने वाले कौन थे? तो याद रखिएगा, सबसे पहले हुनों को हराने वाले कौन थे बच्चों? स्कंद गुप्त थे। कौन थे? स्कंद गुप्त थे। स्कंद गुप्त सबसे पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने हुनों को हराया। गुप्त वंश के शासक थे जिन्होंने हुनों को हराया और गुप्त वंश की शक्ति को मजबूत किया। उन्होंने हुनों को हराने वालों में सिर्फ इंडिया या एशिया के ही शासक नहीं थे बच्चों, पूरे यूरोप में अब तक किसी ने भी हुनों को नहीं हराया था। पूरे यूरोप में और पूरे एशिया में, पूरे यूरोप और एशिया में हुनों को हराने वाले सबसे पहले शासक बने स्कंद गुप्त। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा बच्चों, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना, नगर बोला गया, गांव नहीं, किन्होंने और किस नदी पर की? तो याद रखिएगा, उदाइन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना सबसे पहले किन्होंने और किस नदी के तट पर की? तो ध्यान रखिएगा, उदयन होगा। मिस्टेक बोल देते इसी वीडियो में मैंने मिस्टेक बोल दिया, उदयन बोलते हैं जी, नहीं उदयन नहीं, उदयन नहीं होगा, उदयन ने किया था, ठीक है बच्चों। कहाँ किया था? तो गंगा, सोन और पुनपुन की तट पर किन्होंने किया था? उदयन ने किया था, उदयन। शायद मैंने कहीं इस वीडियो में उदयन बोल दिया, तो थोड़ा देख लीजिएगा, उदयन होगा, उदयन ने किया था, ठीक है। और किस तट पर किया था? तो गंगा, सोन और पुनपुन के तट पर किया था। पूछ सकता घुमा के ऐसे भी कि गंगा, सोन और पुनपुन के तट पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने की थी। या पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की, यही पूछेगा तो आप लोग जवाब उदयन ही दीजिएगा, ठीक है बच्चों। अगला है 44 नंबर क्वेश्चन। अपने खुद के खर्चे पर सुदर्शन झील का मरम्मत किसने कराया था? खुद के खर्चे पर सुदर्शन झील का मरम्मत किसने कराया था बच्चों? रुद्रदमन ने। किसने कराया था? रुद्रदमन ने सुदर्शन झील जब टूट रहा था, खेती की आमदनी कम हो रही थी, तो रुद्रदमन ने अपने पैसे पर सबसे पहले सुदर्शन झील का मरम्मत कराया था। इस चीज को माइंड में रखिएगा बच्चों। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, रुद्रदमन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूट डालकर यानी तोड़ करके, फूट डाल करके विजय प्राप्त करने का काम सबसे पहले किस शासक ने किया? यानी डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल की नीति सबसे पहले भारत में अपनाने वाले व्यक्ति कौन थे बच्चों? अजात शत्रु। अजात शत्रु ने सबसे पहले डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालकर शासन करने की नीति को अपनाया और वज्जी संघ को तोड़ा था। किसको तोड़ा था बच्चों? वज्जी संघ को तोड़कर वहां अपनी सत्ता स्थापित की थी, ठीक है। 46 नंबर में आते हैं। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो याद रखिएगा, महावीर जी ने पार्श्वनाथ के सभी सिद्धांतों को रखा और जैन धर्म में पार्श्वनाथ के सभी सिद्धांतों को रखा, लेकिन उसमें एक सिद्धांत अपना नया जोड़ दिया। वो क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। क्या जोड़ा बच्चों? ब्रह्मचर्य। तो याद रखिएगा, महावीर ने जैन धर्म में कौन से नए सिद्धांत को जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगला, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किस लिपि में लिखा गया? तो याद रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है बच्चों, ब्रह्मी लिपि में लिखा गया। ब्रह्मी लिपि में लिखा गया प्रयाग प्रशस्ति। इस चीज को आप लोग माइंड में रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मालविका अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र किस में पूछा गया है? किसकी रचना है बच्चों? मालविका अग्निमित्र कालिदास की रचना है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। किसकी रचना है? कालिदास की। क्लियर हो गया। अगला है, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो याद रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध समुद्रगुप्त से है। किससे बच्चों? समुद्रगुप्त से है। इस चीज को आप लोग माइंड में रखिएगा कि गुप्त वंश के किस शासक से प्रयाग प्रशस्ति का संबंध है बच्चों? तो समुद्रगुप्त से है। अब अगला है, भारत की सबसे प्राचीन लिपि का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, भारत की सबसे प्राचीन लिपि का नाम है बच्चों ब्रह्मी लिपि। कौन लिपि बच्चों? ब्रह्मी लिपि। ब्रह्मी
लिपि है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन को। बच्चों सेक्स संबंध की शुरुआत कब हुई, कब मानी जाती है? जो सेक्स संबंध है बच्चों उसकी शुरुआत मानी जाती है 78 ईस्वी को। कब मानी जाती है? 78 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, प्राचीन भारत में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ था? तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बच्चों मगध में था। इस चीज को याद रखिएगा, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ था? मगध में। ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन देखिए, चाणक्य ने किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था? यानी चाणक्य जो थे, जिसको हम लोग कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था बच्चों? तो याद रखिएगा, किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ा था? तो तक्षशिला शिक्षण संस्थान में उन्होंने अध्ययन किया था। और ये शिक्षण संस्थान आज के डेट में कहाँ है बच्चों? तो ये आज के डेट में पाकिस्तान में, रावलपिंडी के पास। ठीक है। अगला है, ताम्रलिप्ति बंदरगाह कहाँ है? तो बंगाल में था। कहाँ था? बंगाल में था। ताम्रलिप्ति बंदरगाह कहाँ था बच्चों? बंगाल में था। कहाँ था? बंगाल में। अगला, रथ मुसल और महाशिलाकंटक नामक यंत्र का प्रयोग सबसे पहले किस महाजनपद में और किसने किया? तो याद रखिएगा, रथ मुसल और महाशिलाकंटक एक बहुत खतरनाक हथियार था जिसका युद्ध में यूज होता था। इसका युद्ध सबसे पहले मगध ने किया बच्चों। किसने किया? मगध ने। और मगध के किस शासक ने किया था बच्चों? तो मगध के शासक थे अजात शत्रु, जिन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति से राज किया था। और इन्होंने बज्जी साम्राज्य पर युद्ध करने के समय महाशिलाकंटक और रथ मुसल जैसे खतरनाक हथियारों का यूज किया था। ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, पाटलिपुत्र को किस राजा ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी बच्चों? तो पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाने वाले थे उदयन, जो हर्यक वंश के थे बच्चों। किस वंश के थे? हर्यक वंश के थे। और उन्होंने सबसे पहले अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी बच्चों? पाटलिपुत्र को बनाई थी। उदयन ने सबसे पहले अपनी राजधानी, मगध की राजधानी कहाँ बनाई? पाटलिपुत्र बनाई। उसके पहले मगध की राजधानी राजगिरी थी बच्चों। मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन है? यानी मगध का सबसे पुराना राजवंश कौन है बच्चों? तो याद रखिएगा, मगध की स्थापना हर्यक वंश में की गई है। मगध की स्थापना किस वंश में की गई बच्चों? तो मगध की स्थापना हर्यक वंश में। किसने की थी बच्चों? बिंबिसार ने की थी। किसने? बिंबिसार ने। याद रखिएगा, तो बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। बिंबिसार के बेटे थे आपको, सॉरी पोते थे उदयन। पोते कौन थे बच्चों? उदयन थे। और उदयन भी हर्यक वंश के हुए, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसीलिए मगध का सबसे प्राचीन राजवंश किसको माना गया है? सबसे प्राचीन राजवंश कौन हो गया? हर्यक वंश हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि भैया मगध तो हर्यक वंश के समय ही ना बना। मगध की स्थापना हर्यक वंश ने की, तो मगध का सबसे पुराना राजवंश तो हर्यक वंश ही हो गया। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? मैंने आपको अभी बताया ना कि उदयन ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बनाई, लेकिन उसके पहले मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी थी। यानी पहला राजधानी मगध का कहाँ था बच्चों? राजगिरी था। जो इसीलिए राजगिरी को हम लोग मगध का प्राचीन राजधानी भी करते हैं। कालिदास किसके समकालीन थे बच्चों? कालिदास किसके समकालीन थे? तो कालिदास समकालीन थे चंद्रगुप्त द्वितीय के, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में कालिदास महाकवि थे। ठीक है, तो कालिदास उन्हीं के समकालीन हो गए। धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो 13वें शिलालेख में। अशोक के 13वें शिलालेख में हम लोगों को धर्म विजय के बारे में मिलता है उल्लेख। सेल्यूकस की बेटी का विवाह किससे हुआ? किससे हुआ? तो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बता दिया था ना कि सेल्यूकस से यूनान के राजा थे, उनकी बेटी का नाम था हेलेना। और हेलेना से विवाह किसने किया था बच्चों? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो सेल्यूकस की बेटी का विवाह किससे हुआ था बच्चों? चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था। और उनकी बेटी का नाम क्या था? हेलेना था। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगला है, तक्षशिला किस राज्य में था बच्चों? आज का अगर पाकिस्तान का तो पाकिस्तान में तक्षशिला था, लेकिन उस समय का महाजनपद का नाम क्या था? गांधार था। तो तक्षशिला गांधार में था। इस चीज को याद रखिएगा। तक्षशिला किसमें था बच्चों? गांधार में था। क्योंकि महाजनपद था, महाजनपद को राज्य कहते थे और जनपद को जिला कहते थे। याद रखिएगा, तो महाजनपद गांधार था। गांधार भी एक महाजनपद है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अशोक को कुल कितने अभिलेख
सॉरी अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए? तो अशोक के टोटल 44 अभिलेख अब तक प्राप्त हुए। ठीक है बच्चों। तो जरासंध का संबंध किस वंश से है बच्चों? याद रखिएगा, बृहद्रथ वंश से जरासंध का संबंध है बच्चों। ठीक है, बृहद्रथ वंश के संस्थापक था जरासंध, और जरासंध का सॉरी बृहद्रथ था, और बृहद्रथ का बेटा जरासंध था। ठीक है बच्चों। अब बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? तो बड़ा इजी क्वेश्चन है बच्चों। बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? हर्यक वंश से है, क्योंकि बिंबिसार ने ही मगध की स्थापना की थी। क्लियर हो गया हम लोगों का। अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। जीवक क्यों प्रसिद्ध थे बच्चों? तो जीवक एक वैद्य थे, बहुत प्रसिद्ध वैद्य थे, बहुत अच्छे वैद्य थे, इसीलिए जीवक जो थे पूरे प्रसिद्ध थे। आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे जीवक बच्चों, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम भारत में जो अशोक के अभिलेख थे बच्चों, उत्तर पश्चिम भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेख किस लिपि में थे? तो याद रखिएगा, खरोष्ठी लिपि। किस लिपि में थे बच्चों? खरोष्ठी लिपि में थे, ये ध्यान में रखिएगा। यानी उत्तर पश्चिम भारत में जो भी अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए वो खरोष्ठी लिपि थे, जो आज की फारसी की तरह आपको ये बाय से दाय लिखी जाती है, बाय से दाय लिखी जाती है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को अपने सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया? तो याद रखिएगा, समुद्रगुप्त को एक सिक्के में बीना बजाते हुए दिखाया गया है, जिससे ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो थे वह संगीत प्रेमी थे, क्योंकि एक सिक्का है मिला गुप्त काल का जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है, और उसमें समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए दिखाया गया है, ये ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन है? अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन है बच्चों? तो अर्थशास्त्र में ना 8 प्रकार के विवाह का वर्णन, याद रखिएगा। कितने प्रकार के विवाह का वर्णन है? 8। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 8 होगा। अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 21 में और 20 में पूछा गया है। तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं, गोल्डन एज कहते हैं, क्योंकि इस काल में भारत में कल्चर के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, स्थापत्य कला के क्षेत्र में काफी उन्नति हुआ था, काफी औद्योगिक विकास हुआ था बच्चों, इसीलिए गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? क्या है बच्चों? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसकी स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले थे बच्चों कुमारगुप्त। तो सही जवाब होगा डी नंबर। कौन है बच्चों नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक? कुमारगुप्त है, इस चीज को माइंड में रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि निम्न में क्षमेंद्र ने किसकी रचना की थी? जो क्षमेंद्र एक लेखक थे, क्षमेंद्र ने निम्न में किसकी रचना की थी? याद रखिएगा, क्षमेंद्र द्वारा लिखा गया था बृहत कथा मंजरी। बृहत कथा मंजरी जो है बच्चों, ये किसके द्वारा लिखा गया है? क्षमेंद्र के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, भारत के 3 महिला संत का नाम लिखे। तो याद रखिएगा, भारत के 3 महिला संत में सबसे पहला नाम आएगा आपको जाके अंडाल का। किसका आएगा बच्चों? अंडाल का आएगा। और अंडाल क्या थी बच्चों? अंडाल विष्णु भक्त थी। क्या थी? विष्णु भक्त थी, अलवार संत थी, और साउथ इंडिया की थी। ठीक है बच्चों, दक्षिण भारत की थी। दूसरा नाम आएगा कराईकल, कराईकल अम्मायार, या कराईकल लिखिएगा, याद रखिएगा कराईकल, कराईकल, कराईकल होगा। और ये शिव की उपासक थी, शिव की भक्त थी, ये नायनार थी। ठीक है बच्चों। और तीसरा नंबर में आएगा, ये भी साउथ की थी। कहाँ की थी? साउथ की थी। ये दोनों साउथ की है। नॉर्थ इंडिया में जो पहला नाम आता है वो मीराबाई का आता है। किसका आता है बच्चों? मीराबाई का। ये विष्णु यानी कृष्ण की भक्त थी। ठीक है, और ये कहाँ की थी? नॉर्थ की थी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर 3 महिला संत का नाम बोले, अंडाल, कराईकल, मीराबाई। अंडाल किसकी भक्त थी? विष्णु को अपना पति मानते थे। कराईकल शिव की भक्त थी, और ये दोनों साउथ इंडिया से थी। और नॉर्थ इंडिया में विष्णु की भक्त कौन थी बच्चों? बहुत बोले कृष्ण की भक्त थी मीराबाई।
76 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है? धर्म की शुरुआत किसने की थी बच्चों? तो याद रखिएगा, धर्म की शुरुआत राजा अशोक ने की थी। अशोक ने ही धर्म को चलाया था। माइंड में पूरा रखना आप लोगों को ये चीज। अगला है समुद्रगुप्त की तुलना, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की गई है? तो हम लोग अभी बहुत बार ये चीज जिक्र कर चुके हैं, बहुत जिक्र कर चुके हैं, नेपोलियन से। नेपोलियन, समुद्रगुप्त की तुलना किससे की गई बच्चों? नेपोलियन से की गई है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, भारत का नेपोलियन कहा गया है समुद्रगुप्त को, ठीक है। अगला है जो चंद्रगुप्त मौर्य है बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी श्रवण बेलगोला में। कहा हुई थी बच्चों? श्रवण बेलगोला में हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु, यानी राजा अशोक के दादाजी की मृत्यु या मौर्य वंश के संस्थापक की मृत्यु, ठीक है। संकलन द्वारा हुई थी, संकलन क्रिया के द्वारा हुई थी बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे बच्चों? तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह जैन धर्म मानते थे। कौन सा धर्म मानते थे बच्चों? जैन धर्म मानते थे। 79 का आंसर जैन धर्म हो जाएगा। और मौर्य वंश के अंतिम राजा कौन थे बच्चों? तो मौर्य वंश के अंतिम राजा थे वृत्रथ। कौन थे बच्चों? वृत्रथ मौर्य वंश के अंतिम राजा थे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब ये मेरा फाइनल क्वेश्चन है बच्चों, ये अंतिम क्वेश्चन इस चैप्टर का, और इसके बाद आप लोगों का जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका वीडियो हम लेकर आएंगे, ठीक है बच्चों। ये क्या है? ये गलत दिखाया गया कुछ। मौर्य वंश या मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन होता था बच्चों? तो मौर्यकालीन टकसाल का जो प्रधान होता था वो होता था पन्याध्यक्ष। कौन होता था बच्चों? पन्याध्यक्ष, ठीक है। पन्याध्यक्ष नहीं, पन्याध्यक्ष नहीं होगा बच्चों, पन्याध्यक्ष नहीं होगा, लक्षणाध्यक्ष होगा। लक्षणाध्यक्ष, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन होता था बच्चों? लक्षणाध्यक्ष होता था। तो इस प्रकार ये हमारा वीडियो समाप्त हो, ठीक है। इसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन का एक वीडियो बना के लाएंगे बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इससे हम लोग थोड़ा मोटिवेट होंगे और ज्यादा उत्साह के साथ नए वीडियो को बनाकर लाएंगे बच्चों। जय हिंद, जय भारत, ठीक है बच्चों।